देखो हम लोग सैटेलाइट्स पढ़ रहे थे, ओके, और सैटेलाइट्स में सारा कर लिया था। एक सैटेलाइट अभी भी रह गया है ना, शॉर्टेज की वजह से, शॉर्टेज ऑफ टाइम, और वो है इनसेट या जी सेट, है ना। तो कौन सा रह गया, इनसेट और जी सेट। देखो इनसेट या जी सेट जो है वो एक ही चीज़ है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। इन का मतलब होता है इंडियन सैटेलाइट्स और जी सैट का मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या जरा समझना, इंडियन सैटेलाइट्स को ही हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक है। पहले इंडियन बोला जाता था क्योंकि दूसरे कंट्री के लॉन्च व्हीकल को यूज़ करते थे। तो जब दूसरे कंट्री का लॉन्च व्हीकल यूज़ करते थे तो दूसरे कंट्री के यहाँ से ही भेजते थे। तो दूसरे कंट्री के यहाँ से जब दूसरे कंट्री के लॉन्च व्हीकल से जब भेजते थे, वही फ्रेंच गुयाना वगैरह समझा होगा, जो इंटरनेशनल लॉन्चिंग स्टेशन जो पीछे बात किया था, है कि नहीं, वो ईस्टर्न कोस्ट और नियर टू इक्वेटर वाला। तो वहाँ पहले हम शिप से भेजते हैं, पानी वाले जहाज से, फिर वहाँ पहुँचता है, और फिर वहाँ पानी वाले जहाज से पहुँचने के बाद वहाँ पे उनके लॉन्च व्हीकल पे लाद के फिर भेजा जाता है। फोकट में नहीं, पैसे देते हैं हम, ठीक है। तो उस समय क्योंकि दूसरे कंट्री वाले भेजते हैं तो वो भारत का भेजे, इसलिए हम अपना नाम इन रिप्रेजेंट करते हैं। इनका मतलब इंडियन सैटेलाइट्स। लेकिन जब हम लोगों ने अपना GSLV बना लिया, जो आज हम लोग बात करेंगे, और अपने GSLV से जब हम भेजने लगे तो अब इन विन नाम हटा दिया, अब हमने क्या यूज करना शुरू किया, जी सैट, ओके। तो इन सैट पुराना नाम हो गया और नया नाम जी सैट हो गया। ये सिर्फ हमारे और दूसरे लॉन्च व्हीकल के नाम पे था, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे इस तरह का पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अब हमने अपना लॉन्च व्हीकल बना लिया और अपने लॉन्च व्हीकल से हम जी सैट भेजने लगे। और जी सैट जो होता है जनरली जो होता है वो 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होता है। जियो स्टेशन जनरली कहाँ होगा, 36,000 प्लस माइनस 5,000 6,000, ठीक है, फाइन। असल में इनसेट सीरीज सैटेलाइट्स को हम लोग मल्टीपर्पज सैटेलाइट भी कहते हैं, बहुआयामी, मल्टीपर्पज, है ना। इसको हम लोग मल्टीपर्पज सैटेलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब बात होगा इसे हम लोग मल्टीपर्पज क्यों कहते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। देखो बच्चों, मल्टीपर्पज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबको पता है कि 24/7 वाली हर जगहों पे ये बहुत ही बेहतरीन होगा, बताया था ना, क्योंकि ये जनरली कहाँ होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वगैरह में होते हैं, ठीक है, पहली चीज। और यहाँ पर जो सैटेलाइट्स होते हैं 24/7 वाली जगह पे, इसका काम क्या होता है, जैसे एक एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, मतलब खोज और बचाव। तो पहला एप्लीकेशन हो गया खोज एवं बचाव। जैसे मान लो कोई एरोप्लेन कहीं इधर उधर मिस हो गया, कोई पानी वाला जहाज शिप इधर उधर हो गया, तो भैया खोज और बचाव के लिए पहला तो ये काम हो जाएगा, उसको ढूंढेगा, क्या पता हमारे इनसेट जी सेट सीरीज सैटेलाइट के रेंज में कुछ आ जाए, उससे सिग्नल्स को आते जाते कुछ इस तरह का, ठीक है। तो एक तो काम ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा सबसे बड़ी चीज आप यहाँ लिखोगे टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन वैसे भी आपको समझ में आता है, हाँ सर, 24/7 वाला काम, 24/7 वाला काम, ठीक है। अब टेली कम्युनिकेशन में तो आप अपने आप में बहुत सारी चीजें लिख सकते हो ना। जिन लोगों ने कल क्लास सुनी उनको सब समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, टेली कम्युनिकेशन में आपको क्या हो जाएगा, आप 24/7 आप टेली कम्युनिकेशन खुद ही बता रहे, टेली कम्युनिकेशन है कि खुद ही बता रहे। इसमें आप बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं टेली कम्युनिकेशन के अलावा। आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल नाम हैवी वाले मैं लिख दे रहा हूं, अगर एग्जाम में आए तो लिख ले देना, है ना। सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, अब लग रहा होगा बड़ा टेक्निकल चीजें चल रही हैं, है ना। इधर कितना बिहेवियर, जैसे ही ऐसे एग्जाम बोले सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, है ना, सैटेलाइट, यहां तक कि अगर इंटरनेट वगैरह भी है तो इसका यूज किया जा सकता है इंटरनेट जैसा, ठीक है। यानी ऑल इंडिया रेडियो, टेलीविजन, यानी DTH, इस तरह की चीजें जो है वो आराम से इस सैटेलाइट की मदद से यूज हो सकती है, ठीक है, आराम से इस सैटेलाइट की मदद से यूज हो सकती हैं। इवन इसके अलावा बच्चों जो है ना, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो भी होती है। देखो याद रखना, वेदर फोरकास्टिंग रिमोट सेंसिंग से भी होती है और वेदर फोरकास्टिंग इनसेट जी सैट से भी होती है,
ठीक है। और मैं तो बोलूं तो ये बोलूंगा कि रिमोट सेंसिंग से वेदर फोरकास्टिंग ज्यादा अच्छी होती है। पूछो क्यों? नहीं 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 नहीं, क्योंकि सैटेलाइट काफी नीचे होता है और वेदर की जो फिनोमेना होती है वो अर्थ के करीब वाला होता है, तो उसको वॉच कर लेगा प्रेशर डिफरेंसेस वगैरह, ठीक है ना। और जो जियो स्टेशन से करेगा ना वो सिग्नल विग्नल से आइडेंटिफाई करेगा, पिक्चर से नहीं करेगा। ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको आएगा रिमोट सेंसिंग से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनसेट सीरीज सैटेलाइट भी भेजे गए हैं। याद रखिए यहां पे दोनों के दोनों आते हैं, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। तो वेदर फोरकास्टिंग का काम भी मौसम की जानकारी का काम भी आप देखो इनसेट जीसैट सीरीज सैटेलाइट से मिलेगा। तो मौसम की जानकारी का काम भी इनसेट जीसैट सीरीज सैटेलाइट से मिलेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग का काम भी। और मैं यहीं से मैं कुछ चीजें और बता देता हूं, सुनो। इवन जो हमारे रीजनल जीपीएस है ना, क्षेत्रीय जीपीएस जो सिर्फ हमारे एरिया को कवर करते हैं, रीजनल जीपीएस जो क्षेत्रीय जीपीएस है, जैसे मैं आपको कह सकता हूं हमारा गगन ले लो। इसके अलावा बच्चों IRNSS ले लो, ये हमारे क्षेत्रीय जीपीएस हैं, मतलब हमारे एरिया को पूरा देखते हैं। ग्लोबल जीपीएस तो हमारे पास नहीं है और ना अभी तक हमने कभी सोचा है कि हम दुनिया में वैश्विक वाला जीपीएस लगाएंगे, पूरी दुनिया को देखेंगे, आज तक ऐसा नहीं है। यू पीपल रिमेंबर इट, ओके। ये हो गया। अब ये सारे फीचर्स के बेस पे आप क्या बोलोगे? इन सारे फीचर्स के बेस पे आप कह सकते हो कि भैया इनसेट सीरीज सैटेलाइट इज अ मल्टीपर्पज सैटेलाइट। जानते हो जब पुराना पैटर्न था यानी 2013 के पहले वाला, उस समय में इस तरह के क्वेश्चन आपके मेंस पेपर में आया करते थे। जब से न्यू पैटर्न आया ना, तब से रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस और इनसेट सीरीज सैटेलाइट के एप्लीकेशन यूपीएससी ने पूछना बंद कर दिया है। क्लियर एवरीवन? उन्होंने पूछना बंद कर दिया है। और सुनो बच्चों, अब देखो इसी चीज में हम लोग कुछ चीजें और ऐड कर लेंगे। क्या ऐड कर लेंगे? समझो, जैसे हमारे देश में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, हमारे देश में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं? जो डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? इसी सैटेलाइट्स के डेटा को डिफरेंट जगह पे यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, भारतीय मौसम विभाग जिसको कहते हो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो इसके डेटा को यूज करता है। तभी तो जाके शाम को जब न्यूज आता है तो बताते हैं अच्छा खासा स्टॉर्म, यहाँ प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ कम है, वहां कम है, यहाँ चक्रवात, वहां स्टॉर्म। ये सब कहां से आता है न्यूज में? ये सब सैटेलाइट वेटेलाइट के डेटा होते हैं, जिसके बेसिस पर सरकार की जो वेबसाइट होते हैं वो अपलोड किए जाते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह, ठीक है। इसके अलावा देखो ऑल इंडिया रेडियो, ये देखो, इसके अलावा दूरदर्शन, ये देखो, ये सारे के सारे जो सर्विसेज है ना, ये सारे, इवन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये सारा का सारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब, इवन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST वगैरह, ये सब अपने वेबसाइट वगैरह को अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनसेट जीसैट सीरीज सैटेलाइट डेटा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ओके। ये आपको दिखाता है कि हाँ ये मल्टीपर्पस है और बहुत सारे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज जो है, विभाग मंत्रालय भारत में, वो इस पे बेस्ड होके काम कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन? वो इस पे बेस्ड होके काम कर रहे हैं। हाँ, सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग का मतलब सैटेलाइट न्यूज है ना, एक स्पेसिफिक सैटेलाइट होगा और सैटेलाइट टू सैटेलाइट कनेक्ट करेगा। अभी बताऊंगा सैटेलाइट फोन वोन टाइप में ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जिससे हम लोग अगर मान लो हमारा टावर ओवर खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो सैटेलाइट से फिर भी हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे किसी जगह पे मान हाँ आर्मी वार्मी के लिए, एग्जैक्टली, बहुत सही, अब तुम समझ गई बच्चा। कोस्टल एरियाज में है ना, कहीं ऐसी खतरनाक जगह पे कोई डिजास्टर आ गया, सारा कुछ खत्म हो गया, टावर ओवर खत्म, तो सब जगह पे सब बहुत काम करेगा। सीधा सैटेलाइट से जोड़ के हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। नई बात समझ में आई? ये अभी आपको आगे एक टॉपिक बताऊंगा, सैटेलाइट फोन्स, वो कसाब जो लेकर आया था, वो सब आपको पढ़ाऊंगा। जब कन्वेंशनल फोन पढ़ाऊंगा उसमें कन्वेंशनल फोन, सैटेलाइट फोन, दो चीजें पढ़ाता हूं। रुको अभी, पर वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ICT में, स्पेस में नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, स्पेस की मदद से ही वो हमारा सैटेलाइट फोन काम करेगा, क्योंकि वो चलेगा तो सैटेलाइट से ही ना। रुको अभी, अच्छा, मेरे ख्याल से ये समझ आ गया। एक यहाँ पे आपको फैक्ट दे देता हूं, भारत का पहला इनसेट सीरीज सैटेलाइट जो था वो इनसेट 1B था। इंडिया का पहला इनसेट सीरीज सैटेलाइट जो था इनसेट 1B था, जो 1983 में भेजा गया। भारत का पहला इनसेट सीरीज सैटेलाइट वाज इनसेट 1B, लॉन्च इन 1983। तो फर्स्ट इनसेट सीरीज सैटेलाइट ऑफ इंडिया, इनसेट 1B, लॉन्च इन 1983। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये भारत का इतिहास है पहला।
ओके, और एक बात और बता दूं, भारत ने अपना लॉन्च व्हीकल से इनसेट सीरीज सैटेलाइट का भेजा। इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल यूज्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट्स, है ना, वो था 2001 में। अब 2001 में अब हम लोग इनसेट नाम नहीं रखेंगे ना, अगर अपना यूज कर रहे हैं तो क्या नाम रखेंगे? जीसैट। उसका नाम रखा बच्चों जीसैट 1, और जिस लॉन्च व्हीकल से भेजा उसका नाम है GSLV D5, जिस पे अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो इंडिया ने अपने लॉन्च व्हीकल से पहली बार जो इनसेट भेजा वो 2001 में भेजा, और किसी दूसरे कंट्री की मदद से ओवरऑल इंडिया का जो पहला गया वो इनसेट 1 भी था 1983। तो यहां दो अलग अलग फैक्ट हैं, सिर्फ ध्यान रखना बस, और ये कोई फैक्ट स्टैंडर्ड फैक्ट नहीं है, सिर्फ मैं बता दे रहा हूं बस। ओके एवरीवन, ये कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड फैक्ट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, इतना ही ध्यान रखो। ठीक है, ये हो गया हमारे इनसेट जीसैट भी खत्म। अब हम पहुंचे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल्स, है ना, लॉन्च व्हीकल्स, प्रक्षेपण यान, लॉन्च व्हीकल्स। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, समझना बच्चों। अभी तक आप लोगों ने सैटेलाइट्स के बारे में सुना, जैसे कि आप अपने बारे में सुन रहे थे। आप सभी क्या है? आप सभी एक सैटेलाइट ही तो हैं, और आपके टीचर्स लोग जो हैं कौन है? वो आपके लॉन्च व्हीकल्स हैं। तो बिना लॉन्च व्हीकल की आपकी नैया पार कैसे होगी? सर समझ गए, आप इनडायरेक्टली अपनी तारीफ कर रहे हैं, जो भी समझना हो समझो, बात तो सही है। अगर लॉन्च व्हीकल ठीक नहीं रहा तो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में सफलतापूर्वक नहीं लग पाएगा। आपका सारा किया धरा 350 करोड़ रुपया या फिर 1 लाख 1.5 लाख रुपया सब बेकार। नहीं समझ में आई बात? ठीक है ना। तो दोनों चीज अच्छा चाहिए, एक तरफ सैटेलाइट अच्छा हो, दूसरी तरफ लॉन्च व्हीकल भी अच्छा हो, तब तो रिजल्ट आएगा। हम कितना बढ़िया पढ़ा लें या आप कितना बढ़िया पढ़ लें, अगर कहीं एक में दोनों में कमी रह गई तो सारा कुछ बेकार होने वाला है। एवरीबॉडी क्लियर? चलिएगा। तो सर अब आप अपनी गुणवत्ता बताने जा रहे हैं, ऐसा ही कुछ समझ लो। अब मैं अपनी क्वालिटी बताने जा रहा हूं, ठीक है? आगे बढ़े, चलो सुनो बच्चों। लॉन्च व्हीकल्स में एक्चुअल में अगर हम लॉन्च व्हीकल देखें तो 50% पार्ट लॉन्च व्हीकल का उसका अपना होता है, और 50% पार्ट लॉन्च व्हीकल में प्रोपेलेंट का होता है। समझना, अभी एक तरफ मैंने लॉन्च व्हीकल में कहा भाई 50% जो मास होता है। अच्छा सुनो, वेट अगर ना बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है, ये मैंने पिछले टर्न पे बोला था, क्योंकि ऊपर जाते हैं तो वेट का जो वैल्यू होता है वो बदलता है। अरे भाई जी की वैल्यू बदलती है, ऊपर जाते हो जी कम होता है, और W इक्वल टू क्या होता है? M इंटू जी। तो ऊपर जाओगे जी कम होगा तो वेट कम हो जाएगा ना, लेकिन मास तो कम होगा नहीं, मास यहां भी, इसीलिए हमने बोला मास कहना ज्यादा अच्छा है। गलती से हम वेट बोलते हैं, गलती से आप वेट बोलते हैं, और गलती से सब वेट बोलते हैं, लेकिन सबको पता रहे कि वो गलती से बोला जा रहा है, इसलिए हम एक बार सही से मास लिख दिए हैं। आगे गलती से वेट बोलेंगे तो माफी। हाँ, क्योंकि हम सब आदत में वेट डाल चुके हैं ना पृथ्वी पे रहते रहते। चलिएगा, 50% मास जो होता है उसका अपना मास होता है, और बाकी जो 50% मास होता है लॉन्च व्हीकल में वो होता है बच्चा प्रोपेलेंट का मास। किसका? प्रोपेलेंट का। अब आप पूछोगे सर प्रोपेलेंट क्या होता है? बताता हूं। 50% में जो होता है वो प्रोपेलेंट का मास होता है, ठीक है? अब जरा सुनो और समझो। अब आपको कैसे ये अपना मास क्या है? अरे भाई जिससे वो चीज मिलकर बनी होती है, जैसे एक्सीलरोमीटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट का नाम है, टेक्निकल नाम अंग्रेजी में ही रहता है। एक्सीलरोमीटर, गायरोस्कोप, सी लूप सिस्टम, ये सारी की सारी चीजों की बात कर रहा हूं। गायरोस्कोप, सी लूप सिस्टम, इस तरह की चीजें। और सुनो, ये जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं ना, ये खुद बने होते हैं स्टील्स के, और ये कुछ अलग तरह के स्टील होते हैं, इनको कहते हैं मैरिजिंग स्टील, है ना? तो इन सब का भी तो वेट होगा, इसको हम क्या कहते हैं? मैरिजिंग स्टील, ठीक है? या अलग ही टाइप का स्टील होता है भैया। ऐसी चीज होती है जब ऊपर जाए तो अच्छा खासा टेम्परेचर है, थर्मोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, कहीं पिघल ना जाए, तो इसको पार करके निकल जाए, इस तरह के रेजिस्टेंस वाली चीजें चाहिए। समझ आ गई बात? तो ये स्टील्स वगैरह के बने होते हैं, दे हैव अ हाई हीट रेजिस्टेंस, तब ये ऊपर इंसानों को भी ले जा पाएंगे। चलो, मैरिजिंग स्टील, तो ये मैं ये बता रहा हूं, इन सब चीजों से मिलकर बना। अब एक्सीलरोमीटर क्या होता है भैया? एक्सीलरेशन, डायर, है ना, ये सब चीजों के लिए होता है। एक्सीलरोमीटर तुमको पता ही होगा, तुम्हारे पेपर है 2023 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, पर इसको इन्होंने सैटेलाइट से नहीं जोड़ा था, इसको इन्होंने वीडियो गेम से जोड़ा था, इसको इन्होंने वो क्या नाम है, वो एयर बैग से जोड़ा था, इसको इन्होंने वो एक और चीज से जोड़ा था, है ना? मतलब ये क्वेश्चन आ चुका है आपके ऊपर। लैपटॉप, मोबाइल जब जमीन पे गिरते हैं, आपको जब मैंने पहले दिन क्लास स्टार्ट किया था तो जब क्वेश्चन पेपर दिखाया था उसमें क्वेश्चन दिखाया था,
ठीक है। और एक्सेलेरोमीटर जैसा जो टॉपिक है ये कहां मिलेगा आपको? मिसलेनियस में, मतलब 11th चैप्टर में। थोड़ा वेट करो, ओके एवरीवन, वहां हम लोग और डिटेल में देख लेंगे। ये हो गया एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, सी लूप सिस्टम, ये सारे के सारे। अब सुनो बच्चों, गायरोस्कोप क्या होता है? डायरेक्शन देता है। जैसे गायरोस्कोप वगैरह तो एरोप्लेन में भी होते हैं, गायरोस्कोप वगैरह एरोप्लेन में भी। ये बताओ ऊपर कोई मार्क है क्या? गो लेफ्ट पटना, गो स्ट्रेट जयपुर, गो राइट बैंगलोर, ऐसा कुछ ऊपर लिखा है क्या? नहीं, वो तो जमीन पे है ना। जब आप सड़कों पे चलते हैं तो ऊपर किसी भी चाहे प्लेन हो, एरोप्लेन हो या फिर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो, इन सब में गायरोस्कोप लगाए जाते हैं। तो गायरोस्कोप क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं, दिशा बताते हैं, ये सब चीजें होती हैं। सी लूप सिस्टम क्या होता है? सी लूप सिस्टम पूरा का पूरा लॉन्च व्हीकल का प्रोग्रामिंग होता है। हम तुमको लोगों को पहले भी बोले थे कि लॉन्च व्हीकल को हम कंप्यूटराइज करके नहीं बोले थे, सॉरी नहीं बोले थे, वो ध्यान आ रहा, नहीं ये नहीं बोले थे, वो हम एआई में बोलते हैं, सॉरी मुझे लगा शायद एआई वाला चैप्टर चल रहा है। यहां पर हम पूरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं। काफी कुछ तो हम प्रोग्राम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपना काम करता है, और काफी कुछ हम अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर से बैठ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं। धीरे 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 चंद्रयान 3 को उतार रहे हैं, धीरे 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 चंद्रयान 3 को उतार, सब कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस में। तो वो मैनुअल भी होता है, कुछ ऑटोमेटिक भी होता है, कुछ प्रोग्रामिंग होता है। उस सब चीजों को हम क्या कहते हैं? सी लूप सिस्टम। नई बात समझ में आई? समझ ना अभी? ठीक है। अब ये सारी चीजें जो हो गई बच्चा, ये उसका अपना मास हो गया। ठीक है, सुनो 50%, ठीक है। और सुनो 50% तो प्रोपेलेंट होता है। बाय गॉड, अब सर प्रोपेलेंट क्या होता है? प्रोपेलेंट हम कहते हैं बच्चों फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के मिक्सचर को। एक तरफ मैंने लिखा भाई फ्यूल और एक तरफ मैंने लिखा ऑक्सीडाइजर। तो फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं प्रोपेलेंट, याद रखना। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं प्रोपेलेंट। और लॉन्च व्हीकल में एक्चुअल में करेक्ट जो शब्द है वो प्रोपेलेंट ही है। यहां पर फ्यूल कहना गलत होगा। पूछो क्यों? एक बात बताओ, जब हम लोग ऊपर जाते तो ऑक्सीजन होता है नहीं, और ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कैसे फ्यूल जलेगा? कैसे वो जाएगा चंद्रमा तक? बीच में तो ऑक्सीजन है ही नहीं। स्कूल टाइम में हम लोग के टीचर ने पढ़ाया था बच्चों, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ फ्यूल। और मैडम लोग नहीं होती थी, ग्लास लेके आती थी कैंडल लेके, हमको तो किताब में ही फूंक दी थी, है ना। और बाकी जो थोड़ा बच्चे हो चाहे स्टैंडर्ड वाले कॉन्वेंट वाले तो उनके यहाँ ग्लास लेके कैंडल आती थी, ऐसे करती थी, कैंडल ऐसे जला देती थी। और सर मैडम कहती देखो ये हम ना जैसे ग्लास से ढकेंगे बंद हो जाएगा। हाँ बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा बंद होने के ऑक्सीजन सप्लाई अंदर बंद हो जाएगी। फिर कहती देखो ऑक्सीजन इज नेसेसरी। अब यही हम लोग का प्रैक्टिकल होता था क्लास 6 स्टैंडर्ड पे, याद है कि नहीं याद है? यहाँ ना माचिस तो तुरंत आग लग जाता है पेट्रोल डीजल में, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एवरी प्लेस इज अवेलेबल। ऊपर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऊपर अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो लॉन्च व्हीकल कैसे ऊपर जाएगा? उसका फ्यूल कैसे जलेगा? तो यहां पर फ्यूल के साथ एक ऑक्सीजन कंपाउंड का कॉम्बिनेशन भी जाता है। समझ में आई बात? जो उसको जलाने में मदद करे। और इसीलिए यहां पर करेक्ट टर्म फ्यूल की जगह क्या यूज होता है? प्रोपेलेंट। अब ध्यान रखना, लॉन्च व्हीकल में फ्यूल होता है कि प्रोपेलेंट? बहुत सही। और सुनो, सिर्फ लॉन्च व्हीकल में नहीं बच्चा, मिसाइल्स में भी प्रोपेलेंट ही होता है। देखो मिसाइल भी हिमालय के ऊपर से जा रहा है, हिमालय के ऊपर से चाइना में तभी तो जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? अब बताओ हिमालय वाले के ऊपर ऑक्सीजन है तो वो तो एक्सेलरेट ही नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, हिमालय पे ही रह जाएगा, वो आगे कहां बढ़ेगा? सर समझ गए एकदम? यानी लॉन्च व्हीकल हो या मिसाइल हो, दोनों में सही टर्म क्या होता है? प्रोपेलेंट। अब ध्यान रखना, क्योंकि फ्यूल के साथ ऑक्सीडाइजर से, सुनो ज्यादा ऑक्सीजन होगा, ज्यादा ऑक्सीडाइजर होगा, और तेजी से फ्यूल जलेगा, और तेजी से फ्यूल जलेगा तो और तेजी से गाड़ी चलेगी, मतलब और तेजी से रॉकेट जाएगा, और तेजी से मिसाइल जाएगा, और तेजी से प्लेन जाएगा। गाड़ी में क्या करते हो हम लोग? जब गाड़ी चलाते हैं, जो एक्सेलेरेटर पैर से देते हैं तो उसमें क्या होता है? जितना जोर से एक्सेलेरेटर दबाते उतनी तेज से गाड़ी चलती है। एक्सेलेरेटर देने का मतलब होता है और तेजी से फ्यूल जला रहे हो ना। जब तेज एक्सेलेरेटर दोगे तो तेजी से फ्यूल जलेगा, तेजी से फ्यूल जलेगा, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी। और ऊपर क्या है? अगर ऑक्सीजन नहीं रहा, ऑक्सीजन और तेजी से दोगे तो फ्यूल और तेजी से चलेगी, गाड़ी और तेजी से भागेगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो यहां पर जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो हम लोग प्रोपेलेंट ही लिखेंगे। अब सोचो 50% प्रोपेलेंट, माई गॉड, बोलो माई गॉड। 50% समझ रहे हो कितना सारा प्रोपेलेंट भरा हुआ है? अब बताओ 500 टन का अगर लॉन्च व्हीकल है तो 250 टन उसमें प्रोपेलेंट 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 प्रोपेलेंट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बताओ, अगर हम एक बात करें कि लॉन्च व्हीकल के लिए आधा टेंशन तो उसके प्रोपेलेंट है, आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत है? बेचारा लेकिन करे तो करे क्या? उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है।
अब तुम बोले सर क्यों ऑप्शन नहीं है? हमको ही बताओ, ऊपर कोई पेट्रोल पंप है? नहीं, बताओ, अगर एक भी पेट्रोल पंप हो तो ऊपर चल के बहरा लेंगे, चंद्रमा में 5,000 टंकी भरा फिर लौट आएंगे? है कोई ऑप्शन? नहीं। यही रीजन है, इनडायरेक्टली हम आपको समझा दिए सर ऊपर कोई रिफ्यूलिंग का ऑप्शन नहीं है। अब हम चल रहे हैं दिल्ली से कहां के लिए? मान लो इंदौर के लिए। तो दिल्ली से इंदौर के लिए हम चल रहे हैं, तो यहां हमको तो बहुत पेट्रोल पंप मिल जाएगा, नॉन स्टॉप हम पहुंच जाएंगे भराते भराते ऊपर। तो सर हम समझ गए, आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं अगर इतना सारा प्रोपेलेंट नहीं होगा तो इतना सारा डिस्टेंस नहीं जा पाएगा, वो मिशने पूरा नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज, अगर इतना सारा प्रोपेलेंट, इतना ऑक्सीडाइजर नहीं होगा तो तेजी से जलेगा कैसे वो? और तेजी से जलेगा नहीं तो तेजी से जाएगा कैसे वो? सर क्या साल में पहुंचेगा फिर वो? समझा ले गया हूं मैं, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं, जो इसरो की साइट पे लिखा हुआ है कि भैया जो फ्यूल होता है वो सिर्फ 15% होता है, ऑक्सीडाइजर 85% होता है। ये इतना कॉम्बिनेशन, मतलब ऑक्सीडाइजर इतना ज्यादा, बिल्कुल इतना ज्यादा। चौंकिए नहीं, हम भी चौंक गए थे जब पहली बार इसरो की वेबसाइट पे सब देखे थे। दोबारा 2 दिन बाद फिर गए, हम सोचे क्या पता गलती से लिखा हो। विश्वास नहीं करोगे, आज फिर मैं फिर गया था, आज भी वही लिखा है। मतलब ऑक्सीडाइजर सच में इतना ज्यादा है। एवरीबडी क्लियर? ठीक है, समझते रहो, बहुत मजेदार टॉपिक है। अच्छा, और फिर मैं कह रहा हूं लॉन्च व्हीकल और मिसाइल्स दोनों में करेक्ट टर्म क्या है? प्रोपेलेंट। याद रखिएगा, प्रोपेलेंट, ठीक है। चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। फाइनली अब हम लोग चलते हैं जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल। है डालो, जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल। आ जाओ बच्चों, जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल, जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल, जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स। ओके, अब सुनो क्या है भाई। जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल में पहला होता है फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। इसको हम लोग कहते हैं SLV, और इसका पूरा नाम है बच्चों सैटेलाइट, लिखते चलना साथ साथ। इसको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जिसको हम लोग दुनिया में, है ना, भारत में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम दिया गया, ठीक है, नाम दिया गया। अच्छा, आगे देखो, जो SLV है ना, वो जो है वो 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, ये 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है। 4 स्टेज में देखो, पहला स्टेज सॉलिड, दूसरा स्टेज सॉलिड, तीसरा स्टेज सॉलिड, और चौथा स्टेज जो है वो क्या है? वो सॉलिड है। देखिए तुम लोग की किस्मत, इंटरनेट है नहीं है, हमको क्या, हम क्यों पेन ले। फिर आओ, फिर आओ। अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। सेकेंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल को हम लोग कहते हैं ASLV। इसका पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑगमेंटेड सैटेलाइट सेकेंड जनरेशन हो गया। सेकेंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो होता है ये क्या है? ये 5 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है। ये 5 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है। क्या होता है 5 स्टेज? सॉलिड, 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 जैसे लिख रहा हूं लिखते जाओ। सेकेंड जनरेशन लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल। थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल को हम लोग कहते हैं बच्चा PSLV। PSLV का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है ये होता है 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। इसमें क्या होता है? पहले में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड, तीसरे में सॉलिड, चौथे में लिक्विड होता है। चुपचाप लिखते चलो, थोड़ी देर बाद सब समझ में आ जाएगा ये हो क्या रहा है। क्योंकि जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। और दूसरा, इन्होंने कभी क्वेश्चन पेपर देखा ही नहीं कि इस पे क्वेश्चन भी आया है, क्योंकि ये लोग तो लास्ट के 100 पन्ने के 65 पढ़ रहे हैं, 455 पढ़ेंगे, है ना, जिसका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको जियो से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। ये जो होता है ये जो है ये 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है। ये 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है। इसके पहले स्टेज में सॉलिड नेचर, दूसरा लिक्विड, और तीसरा थोड़ा अलग होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रायोजेनिक स्टेज। और अब आता है लास्ट जनरेशन जिसको कहते हैं 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल। 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल का नाम है GSLV Mk3। और GSLV Mk3 को आज के जमाने में हम लोग LVM 3 के नाम से जानते हैं। LVM 3 के नाम से जानते हैं। ये हो गया एक।
ये हो गया 2 जनरेशन, ये हो गया 3 जनरेशन, ये हो गया 4 जनरेशन, और ये हो गया बच्चों 5वां जनरेशन, 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल। सो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन। ये हो गए सारे के सारे जनरेशन। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब ये सब समझ में आ जाएगा इसमें है क्या, ठीक है ना, इसमें है क्या सब समझ में आ जाएगा किसमें हो क्या रहा है। पहले तो कुल 4 जनरेशन ही हुआ करते थे, पिछले 3 सालों से इन्होंने क्या कर दिया 5th जनरेशन GSLV MK3 जो काफी एडवांस है, सुना होगा चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 सब यही लेकर गया है, इसको इन्होंने इसरो की साइड है 5th जनरेशन लिख दिया, तो कोई बात नहीं, अब हम कह देंगे कि आज कुल 5 जनरेशन के लॉन्च व्हीकल है, क्या दिक्कत है, ठीक है, आज कुल 5 जनरेशन के लॉन्च व्हीकल हैं। 5th वाली जनरेशन में कुछ नहीं लिखा है, वो असल में क्या होगा, वो भी 3 स्टेज ही होगा, क्योंकि GSLV है ना, उसे ही पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा क्रायोजेनिक। समझ में आ रही बात, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, रुक जाओ, ठीक है, फिर आपको सारा समझाता हूं। पहले मैं तुम लोगों को कुछ फैक्चुअल डेटा देना चाहता हूं जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और पहले मैं थोड़ा तुम लोग को इमोशनल कर देता हूं, ठीक है। चलो आज मैं पहली और लास्ट बार इंटरनेट जोड़ देता हूं, और याद रखना लास्ट बार ये आपका है, जब आप आइए अपना इंटरनेट जोड़ लीजिए, हम आगे से पिन नहीं लेंगे, ठीक है। इंटरनेट आ गया क्या, रुक जाइए, कुछ नहीं आएगा, हमको पता है, हाँ पता है, हमको पता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, फालतू डिजिटल बोर्ड लगाए हैं ये लोग, जो नहीं लगाते तो अच्छा था। अब हम नौटंकी करें, ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है, एक बार और ट्राई करेंगे, आया आया किस्मत आपकी तो आप जानिए, एक बार और हो गया, आजा भाई, नहीं आ रहा, आपकी किस्मत गई, हम तो भैया इसको बंद किए, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो खत्म। हाँ एक बार, ये लास्ट टाइम है बस, आजा आजा आजा, चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, आपकी किस्मत में नहीं है, हो गया हो गया हो गया, अब हम नहीं करेंगे उतना, ठीक है। अरे छोड़ो, हम अपना कर रहे हैं, इतना ही करना होता तो पहले कर दिए होते, लास्ट टाइम है 128 है ना। देखो मैं ना इस पूरे लॉन्च व्हीकल को शुरू करने के पहले, ओहो अच्छा गूगल है ना, मैं कुछ दिखा रहा हूं जरा समझो, मैं टाइप करने जा रहा हूं, सुनो, फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट ऑफ इंडिया, साउंडिंग जा रहा है SOUNDING, फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट, फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हम लोग भेजे हैं, ये देखो, ठीक है, चलो भाई आ गया। हाँ देखो ऐसा है, भारत का जो पहला रॉकेट है, जो साउंडिंग रॉकेट है, जो हम लोग भेजे हैं थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर से, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सुनो अभी, ये साफ साफ सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और ये हमारे देश का पहला है, ठीक है। अभी जब चंद्रयान 3 का जब न्यूज़ सुने थे तुम लोग, आदित्य वादित्य का जब न्यूज़ सुनते हैं तो हर आदमी को उस दिन देशभक्ति जाग जाती है कि नहीं, वो आदमी फिर दिखाने लगता है कि देश के 75 साल में हम लोग क्या किए थे, और उसके बाद फिर भूल जाता है अगले दिन कि हमारे देश के 75 साल में बहुत मुश्किल से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर वो गालियाँ देना शुरू करता है 75 साल के भारत को। इधर आओ, 1963 में देश का पहला रॉकेट लॉन्च होता है थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर से, ठीक है ना, थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर जो कि है कहाँ, तिरुवनंतपुरम में, और डेट होता है 21 नवंबर 1963। फिलहाल इससे ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन नीचे दिया गया है, मैं बोलूंगा कि उसको उतार लीजिएगा। पहला साउंडिंग रॉकेट है भारत का
जो थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर से भेजा जाता है, जो कि पड़ता है तिरुवनंतपुरम केरला में, और यह डेट होता है 21 नवंबर 1963, और यह भारत का इतिहास होता है। भारत पहली बार स्पेस में कुछ भेजना शुरू करता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल मोमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, और ये वही चीज है जो सबको सरप्राइज कर देती है भारत को, ठीक है ना। और यही चीजें हैं जो हम लोगों ने पीछे के समय में देश में कुछ किया है। आगे आने वाली जनरेशन में लोग बोलेंगे, इन लोगों को गालियां देंगे, है ना, 65 साल में कुछ नहीं हुआ, 40 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये गालियां मत देना, सम्मान करना, ठीक है। विक्रम साराभाई, कौन कौन लोग इसमें लगे थे आपको क्या पता। चलिए अब देखो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर देख रहे हो कहां से भेजा गया था इसको, यही थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम, उसी का नाम आगे चलकर विक्रम साराभाई के नाम पर चेंज करके क्या रखा गया, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। देखो थुम्बा निया तिरुवनंतपुरम, वहीं पर जाकर वो अब आगे नाम चेंज हो गया इसका, ठीक। और एक बात और बता दूं सर, ये साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं, आप याद करो मैंने क्या बोला था, रॉकेट एक तरह के मोटर या इंजन होते हैं, याद आ रहा है। इन्हीं मोटर या इंजन की हम टेस्टिंग करके क्या करते हैं, इनको हम जाकर फिर लॉन्च व्हीकल्स में लगाते हैं। तो भारत पहला मोटर इंजन जो सफल टेस्ट करता है वो कहां करता है, ये करता है। तो भारत के इतिहास में पहला रॉकेट जो भारत सफलतापूर्वक टेस्ट करता है वो कौन सा है, 1963, और वो साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट हमेशा वो रॉकेट होते हैं, पहले से याद कर लीजिए, जो कि एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए किए जाते हैं। रॉकेट्स कई तरह के होते हैं, रॉकेट्स कुछ मिसाइल के लिए भी हो सकते हैं, आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और रॉकेट जो लॉन्च व्हीकल के अंदर लगाकर किसी प्रोजेक्ट को भेजने के लिए भी किया जा सकता है। चलिए अब सुनो, यहीं पर यही चीज मैं आपको जब दिखाऊंगा, है ना, जब इसी चीज को आप देखोगे कहां, इमेज के थ्रू, तो एकदम एकदम मतलब देश पे गर्व होने लगेगा, है ना। अभी आप लोगों को शर्म आती हुई कभी कभी कि देश में पीछे क्या हुआ, ये है बच्चा हमारा देश, और वो देश जो उसको मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये है हमारा भारत, ठीक है, बैलगाड़ी और साइकिल से चलने वाला भारत, ठीक है। मत उल्टा सीधा बोलो, ये नेता लोग अपना फायदा लेने के लिए तुम लोग को बेवकूफ बनाते। देख लो, ये साइकिल से रॉकेट जा रहा है, पार्ट पार्ट उसका, वो बैलगाड़ी से सामान जा रहा है। अब भी नहीं समझ में आई बात, एकदम इमोशनल मोमेंट है देश के लिए, ये है प्राउड का मोमेंट। हम नहीं कह रहे चंद्रयान 3 प्राउड का मोमेंट नहीं है, लेकिन चंद्रयान 3 पहुंचा तभी है ना जब यहां से शुरुआत हुई थी, समझ में आई बात। और सोचो हमारे पास जगह गाड़ी नहीं है और हम लोग साइकिल और सुधे कर बैलगाड़ी से लेके सामान जा रहे हैं। आज आपके प्रधानमंत्री और एक्सपेक्टेड प्रधानमंत्री अपना दोनों रेंज रोवर से घूम रहे हैं, नहीं समझ में आ रही बात, करोड़ों की गाड़ी, ठीक है, ये है, और बैठ के लोग पुराने जमाने के लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को, कम से कम सम्मान तो करो। चलो हो गया इमोशनल मोमेंट खत्म, आगे बढ़े, चलेगा बच्चों। हम लोगों ने पहले रॉकेट्स देखा था, अब हमेशा हमेशा याद रखना, पहला साउंडिंग रॉकेट देश का इतिहास है। डेट बोल दो फटाफट, 21 नवंबर 1963। और साउंडिंग रॉकेट का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल। अब हम एक्सपेरिमेंटल के बाद अब हम जा रहे हैं फाइनल, मतलब अब मिशन भेजने, पहले ट्रायल कर रहे थे, अब मिशन भेजेंगे। अब मिशन की शुरुआत होगी एसएलवी से। देखो बच्चों इधर देखो, एकदम ध्यान रखिएगा, एकदम है ना। देखो जो एसएलवी है, इसकी जो क्षमता थी वो था लगभग 50 किलोग्राम के सैटेलाइट को लगभग 400-500 किलोमीटर की हाइट पे, यानी लियो तक ले जाना। तो सर ये तो कुछ नहीं है सर, 50 किलोग्राम 400-500, तो सर फिर क्या कुछ ले जा रहे हैं, वही बात तो हम भी कह रहे हैं। 40-50 किलोग्राम को 400-500 में आप क्या ले जा रहे हैं, कुछ नहीं ले जा रहे हैं, बेकारी है। अच्छा, और जानते हो भारत ने जो पहला एसएलवी लॉन्च किया था वो था SLV-3, जिसे हमने 1980 में भेजा, और इसकी मदद से रोहिणी नामक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लगाया गया था। और यह है भारत का पहला लॉन्च व्हीकल, भारत का इतिहास, जिसकी मदद से भारत ने अपने लॉन्च व्हीकल से अपना सैटेलाइट भेजा। आप सबको याद होगा जब मैंने पिछले टर्न पे आपको एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट आर्यभट्ट बताया था 19 अप्रैल 1975, साफ वहां मैंने कहा था रशियन इंटरकॉस्मोस की मदद से गया था, यानी उस समय हमारे पास अपना लॉन्च व्हीकल नहीं था। ये हमारे भारत का पहला इतिहास है जो भारत अपना पहला लॉन्च व्हीकल सफलतापूर्वक भेज रहा है, जो है SLV-3। इसकी भी कहानी सुनाता हूं, सुनो। जब SLV-1 भेजा गया, SLV-1 फेल हो गया। इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे कौन, सतीश धवन साहब।
कौन लीड कर रहे थे? सतीश धवन साहब। ठीक है, जब SLV-1 फेल हो गया तो लोग उल्टा सीधा बोलने लगे, किसको? इसरो को, पैसा बर्बाद कर। अब देखो ऐसा है, जब कोई मिशन फेल होता है तो पैसा भी बर्बाद होता है, साथ साथ हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल और कॉन्फिडेंस भी कम होता है। जैसे नहीं, आपके हर अटेम्प्ट के बाद सिलेक्शन ना होने पर आपका एनर्जी, पैसा, कॉन्फिडेंस, मनोबल, बहुत सारी चीजें कम होती है, वो चीजें हुई है ना। SLV-2 फिर फेल हुआ, फिर यही हालत हुई, फिर उल्टी सीधी चीजें हुई, बोला गया इसरो बर्बाद है, पैसा बर्बाद कर रहा है, गालियां दी जाती हैं, सबको बढ़ती हैं। ठीक है, चलिएगा। तो उस समय कलाम साहब का एक वीडियो है जो बड़ा वायरल होता है, आप कभी देखना। तो कलाम साहब SLV-1 SLV-2 जब फेल होता है तो उस बारे में कहीं लेक्चर ले रहे होते हैं। वो लेक्चर वीडियो अरबों लोग देखे होंगे, हमारे ख्याल से अरबों लोग, कुछ ज्यादा हो गया क्या पता नहीं, कई बिलियन मिलियन लोग देख चुके होंगे। ठीक है, तो उसमें कलाम साहब सीधा बोलते हैं, देखो सतीश धवन साहब सारी की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। सतीश धवन साहब की तारीफ करते हुए कलाम साहब इमोशनल हो जाते हैं, आंख में आंसू आ जाता है। यही हम कहते हैं पुराने जमाने के वैज्ञानिक कितने इमोशनल हुआ करते थे और कितने प्रोटेक्टिव हुआ करते थे, अपनी ग्रुप और टीम को बचाते थे। नहीं समझ में आई बात? तो साफ साफ सतीश धवन साहब बोले कि देखो ये सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मेरी टीम का यहां कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। और वही जब SLV-3 सफल हो जाता है और देश ने पहला इतिहास रचता है तो साफ साफ सतीश धवन साहब कहते हैं देखो ये सब कुछ नहीं किया है हमारा, ये सब हमारी टीम का किया जा रहा है, 1% भी क्रेडिट नहीं लेते। आजकल के नेता तो दूसरे क्रेडिट ले लें, है क्या नहीं? कोई 3000 बहना, कोई 1500 बहना, यही कह के बहनों को बेवकूफ बनाएंगे, तो अंत में बहनों का ही देखो क्या हालत होता है देश में। चलो, दोनों चोर हैं, चलो कोई डकैत है, कोई उससे बड़ा डकैत है, चलो सब आप लोगों को यूज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। चलो, और हम लोग 75 साल से अब यूज, 75 साल से नहीं लेकिन पीछे कुछ साल से तो कुछ ज्यादा यूज हो रहे हैं। चलिए एकदम क्लियर है SLV-3? एक मिनट सुनो, ये क्या है? कुछ नहीं है, हटाओ इसको, रिटायर हो गया। ये कौन ले जाएगा भाई 40 किलो में? या हर आदमी 40 किलो 50 किलो से ज्यादा बैठा है? तुम लोग में से कोई जा पाएगा? सब यहाँ 40-50 किलो से ज्यादा बैठे हैं। तब बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो थोड़ा बढ़िया वाला, हटाओ इसको, रिटायर हो गया, हटा दिया, रिटायर। लेकिन सुनो, इतिहास हमेशा रहेगा। ये तुम लोग के बच्चे भी आएंगे 2-3 डिकेड के बाद, उनको भी यहीं से शुरू करेंगे भाई, इतिहास पहला तो वही रहेगा ना। तब चलो, अब हम लोग चलते हैं ASLV। भाई देखो इसकी क्षमता थोड़ी बड़ी, 150 किलोग्राम हो गया, और ये भी आपका लियो ही है। कहां है? लियो। सुनो, ये भी हटा दिया गया। 150 में भी क्या होगा? कुछ नहीं, ये भी रिटायर्ड, ये भी हटा दिया गया, इसको भी लिखो रिटायर्ड इसको भी रिटायर्ड हटा दिया गया। ठीक है बच्चों, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल में जो हम प्रयोग में ला रहे हैं। एक तरफ लिखेंगे PSLV, एक तरफ लिखेंगे GSLV, और बीच में खींचेंगे लाइन। चलो स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन PSLV एंड GS, इसको हम लोग डिफरेंस के फॉर्म में करेंगे। बड़ा कंफ्यूजन है, अगर डिफरेंस के फॉर्म में ढंग से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एक तरफ मैंने लिखा PSLV और दूसरी तरफ मैंने लिखा GSLV। ठीक है ना? PSLV और GSLV। देखो बच्चों, PSLV का पहले पूरा नाम सब लोग उतारो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पहले तो ये नाम पूरा लिखो, बहुत जरूरी है। और GSLV का पूरा नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये हो गया आपका GSLV। तो one is the polar satellite launch vehicle, second one is the geostationary satellite launch vehicle. ओके, अब सुनो, इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना जैसे मैं समझा रहा हूं। और एक बात और बता दूं, आपको कंफ्यूजन होना जायज है। अगर कंफ्यूजन नहीं होता है तो मतलब फिर आप नहीं समझ रहे हैं, तो थोड़ी देर कंफ्यूज होने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। आंसर आपको मिलेगा 10 मिनट के बाद, जब हम सारे कंफ्यूजन होने के बाद कंक्लूजन पर आएंगे, क्योंकि उसकी जो चाबी है वो बहुत देर में मिलेगी। आपको भी जो धागे होंगे वो उलझते जाएंगे। आप समझ रहे नहीं समझ रहे ना? तो अभी उलझने दीजिए, अगर उलझ रहा है तो कहानी सही चल रही है। ठीक है, अच्छा चलिए। PSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, भैया इसके पीछे कारण था कि हम पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट किसको बोलते हैं? जल्दी बोलो, रिमोट सेंसिंग। ठीक है,
पोलर सैटेलाइट को भैया पोलर ऑर्बिट में भेजने के लिए इसको बनाया गया। तो पोलर सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में भेजने के लिए बनाया गया। और पोलर ऑर्बिट जो होता है वो कितनी डिस्टेंस पे होता है? लगभग आप सबको पता है 50 से लेके 2000 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब है कम भार के सैटेलाइट को कम दूरी तक भेजने के लिए एक्चुअल में पोलर सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट करने के लिए इसको बनाया गया था। जीएसएलवी का जो निर्माण है वो बच्चों इनसेट या जीसैट सीरीज सैटेलाइट को भेजने की जरूरत थी। कहां? जियो या जीटीओ में। कहां? जियो और जीटीओ में, यानी जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, यानी 36,000 किलोमीटर पे। उसके लिए हमें कैसे लॉन्च व्हीकल की जरूरत थी, इसीलिए जीसैट को जियो स्टेशनरी भेजने के लिए क्या बोला गया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह है जियो और जीटीओ। अब जरा समझो हुआ क्या? वही हुआ जो अब कंफ्यूजन होना शुरू होगा। पहले तो इनके नामकरण के पीछे कारण क्या था ये समझ में आ गया, जो पर्पस उसी हिसाब से नाम। ठीक है, अब सुनो समय के साथ क्या हुआ, इस पीएसएलवी ने ही आपके आईआरएनएसएस सैटेलाइट को भी भेजा है। आईआरएनएसएस याद आ रहा है सर? पिछले टर्म पे जब आप जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट समझाने जा रहे थे तो आपने आईआरएनएसएस के 7 सैटेलाइट के बारे में बोला था, 3 जियो और 4 जीटीओ। याद आ रहा है? ठीक है बच्चों, वही मैं कह रहा हूं आईआरएनएसएस के जो सैटेलाइट जीईओ और जीटीओ में भेजे गए। सर ये तो फिर तो 36,000 प्लस माइनस हो गया। अभी तो आप पोलर ऑर्बिट कर रहे थे, तो हम भी तो वही कह रहे हैं। अभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा, रुक जाओ, है ना? अभी आप कंफ्यूज होइएगा, रुक जाओ। ठीक है, अब सुनो, अब फिर मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो कह रहा हूं भाई जो पीएसएलवी C11 है इसने तो और तहलका मचा दिया। क्या किया? इसने तो चंद्रयान 1 भी भेज दिया। सर अब तो आप 36,000 छोड़ो, अब तो सर आप जो है वो 3,84,400 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। सर ये तो और बड़ा कंफ्यूजन हो गया। ये पीएसएलवी करना क्या चाह रहा है? चुपचाप सुनिए अभी, ठीक है? और सुनो, पीएसएलवी 3,84,000 छोड़ो, पीएसएलवी C25 ने तो एकदम मतलब बवाल कर दिया। वो कमाल था, ये बवाल है। इसने तो मंगलयान भेज दिया। ओ माय गॉड, बोलो सब लोग, ओ माय गॉड। सर ऐसा कैसे हो सकता है? चंदा मामा तो फिर भी पास में है, मार्स तो फिर भी और दूर है। सर ये कैसे चला गया? सर सुनो, ये था करीब 3.5-4 लाख किलोमीटर, ये लगभग बच्चों 400 लाख किलोमीटर। कितना? 400 लाख किलोमीटर। ठीक है, अच्छा तुम लोग अगर एक मूवी देखोगे मिशन मंगलयान तो उसमें देखे होगे कैसे हम लोग पूरी तल तल के मार्स मिशन को पूरा करते हैं। ठीक है ना? वो पूरी तल तल के हम लोग बात करेंगे जब मार्स मिशन में जाएंगे, कैसे पूरी तल तल के विद्या बालन के कॉन्सेप्ट को हम लोग अपनाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग देश का झंडा फहराते। कहां? मार्स मिशन पे। रुको अभी, अच्छा देखो यहां पे सब कंफ्यूजन हो चुका है। जो मैंने बोला था दूसरे में पलट गया हूं, जो मैंने पहले दूसरे में बोला था तीसरे में पलट गया हूं, और जो मैंने तीनों में बोला था चौथे में पलट गया हूं। यानी यह चारों स्टेटमेंट में आपको पलटता हुआ नजर आऊंगा। आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं? अब लोग बोलो कॉन्फिडेंस है। हाँ सर, सब लोग कंफ्यूज हुए हैं? बहुत सही, कंफ्यूजन हो रहा है। अब सुनो, अभी इसको समझने के लिए थोड़ी देर और कुछ बातें करनी होंगी। पहले हम लोग बात करेंगे जीएसएलवी के डिफरेंट वेरिएंट्स, यानी जीएसएलवी कई किस्मों वाले जीएसएलवी हैं जो डेवलप किए गए हैं। पहले जीएसएलवी के वेरिएंट से बात करेंगे। पहले सामान इकट्ठा कर लो, फिर आंसर देंगे। ठीक है, सुनो बच्चों, क्या है कहानी। जीएसएलवी के कुल 3 वेरिएंट हैं, पहले सुनो। ठीक है, इन वेरिएंट्स के नाम है जीएसएलवी MK1। MK1 में बच्चों 2 है, 1A और 1B। बहुत बढ़िया। दूसरा है जीएसएलवी MK2 और तीसरा है बच्चों जीएसएलवी MK3, है ना? अगला है जीएसएलवी MK3। अब इसकी हम कैपेसिटी लिखते हैं। ये देखो इसकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे, MK1 का है टोटल 1500 किलोग्राम को ले जाने की क्षमता है। कहां? जीटीओ या जीटीओ से दूर। 1B का है 1900 किलोग्राम। कहां? जीटीओ या जीटीओ से दूर। ये हो गया। MK2 की क्षमता कितनी है? 2500 किलोग्राम के सैटेलाइट हो। कहां? जीटीओ या जीटीओ से दूर। और 5000 किलोग्राम के सैटेलाइट हो। कहां? लियो। यहां पर देखो, अगर 4000 किलोग्राम का सैटेलाइट है तो कहां? जीटीओ में। और अगर 8 टन से लेकर यानी 8000 किलो से और 10 टन तक यानी 10,000 किलो तक है भाई, तब इसको लियो में। मतलब अगर मास कम है तो दूरी ज्यादा है, मास ज्यादा है तो दूरी कम हो गई। ठीक है, एकदम बढ़िया से इसको कॉपी उतारिए, बहुत मजेदार चीज चल रही है।
थोड़ी देर बाद आपको सब समझ में आएगा असल में है क्या जो हो रहा है बोर्ड पे। ठीक है, थोड़ी देर बाद एकदम समझ में आ जाएगा ये है क्या जो हो रहा है। ओके, अब सुनो, अब देखो इसमें मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं। कंक्लूजन पे आ जाओ, ये देखो, और ये आ रहा है अब आपका आंसर। मैं कुछ नोट लिख रहा हूं, इस नोट को समझ लो, और इस नोट को समझने के बाद मुझे नहीं लगता आप में से किसी को कोई दिक्कत होने वाली है, डैम श्योर। देखो इसरो ने क्या बोला है, इसरो ने बोला है, जब आप इसरो की साइट पे जाओगे, इसरो कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है कि 1425 किलोग्राम इज द लास्ट। 1425 किलोग्राम का अगर मास है, ठीक है, तो सैटेलाइट जो है वो जीटीओ या जीटीओ के ऊपर तक जा सकता है। और अगर 1750 कर दिया, उसके ऊपर कर दिया, तब लियो तक जा सकता है। और 1750 किलोग्राम के ऊपर तो कहीं नहीं जा सकता है। यानी इसरो ने साफ साफ बताया, जरा समझो, कि अगर हमें किसी सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर तक भेजना है या उससे भी दूर भेजना है, तो भाई जो सैटेलाइट है उसका मास 1425 या उससे कम ही होना चाहिए। बात समझ में आई? 1425 या उससे कम का ही होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है अगर 1425 किलोग्राम लास्ट मास है, तभी पीएसएलवी जीटीओ या जीटीओ से दूर ले जा पाएगा। असल में हम तुमको प्रूफ दे देते हैं, अगर कोई डाउट है तो। प्रूफ ये है बच्चों, ये जो आईआरएसएस 36,000 पे गया है, इसका अगर मास जाके देखोगे गूगल पे तो 1100 से 1300 किलोग्राम का है। नहीं समझ में आई बात? अगर आप चंद्रयान 1 का मास देखोगे, जाके देख लो 1380 किलोग्राम है। अगर आप मंगलयान के देखो, जाके देख लो लगभग 1350 किलोग्राम। ये बताओ, ये पैरामीटर फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बोलो, हो रहा है। और सुनो, कह रहा है इसके ऊपर तो दूर नहीं ले जा पाएगा, और अगर 1750 तक अगर किलोग्राम है तब लियो तक ले जाएगा पास में, और इससे ज्यादा है तो लियो भी नहीं ले जाएगा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? ये है पीएसएलवी की कैपेसिटी। और यहां क्या हो रहा है? यहां तो भाई शुरुआत ही 1500 किलोग्राम का जीटीओ में हो रहा है। यानी अधिक मास को अधिक दूरी तक ले जाने की क्षमता आपको जीएसएल में दिख रही है। यहां कम मास को अधिक दूरी तक ले जाने की क्षमता, वो भी 1425 तक यहां दिख रहा है। समझ में आ रही बात? और 1425 के ऊपर पीएसएलवी कह रहा है मैं अधिक दूर तक नहीं ले जा पाऊंगा। ये इसरो ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे ये डेटा लिखा हुआ है। अब समझ में आई बात? ये देखो, अब मैं आपको इसको प्रूफ करता हूं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। आपको पता है बच्चों, जो हम लोगों ने चंद्रयान 2 भेजा है, सुनो इधर, सब लोग इधर कंक्लूजन आने दो। जो हमने चंद्रयान 2 भेजा है, सुनो, जो हमने चंद्रयान 2 भेजा है, उस चंद्रयान 2 का मास कितना था? उसका मास था 3877 kg। उसको भेजा गया है जीएसएलवी के इस वाले वेरिएंट से। को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जीटीओ या जीटीओ से दूर अगर 3877 kg ले जाना, आप मुझे बता दो किस लॉन्च व्हीकल की क्षमता है? जल्दी बोलो, गला घुट दूंगा, बता रहा हूं। ये है कि नहीं है? 36 जीटीओ मतलब जीटीओ या प्लस जीटीओ। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, एवरीबॉडी क्लियर? यानी सर आप एकदम सही जा रहे हैं। चंद्रयान 2 का 3877 था, वो जीएसएलवी MK3 से गया। बहुत सही। अब सुनो, चंद्रयान 2 छोड़ो, चंद्रयान 3 बताओ उसका मास कितना था? चंद्रयान 3 जो गया उसका मास था बच्चा 3900 kg। ओ वाह, तो ये भी किससे गया है? इससे। रटो नहीं, समझो, छू नहीं पाओगे यूपीएससी का एक भी क्वेश्चन, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। सुनो अभी और सुनो, मेरे ख्याल से चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 आंसर मिलने लगा। चंद्रयान 1 देखो कितना है, 1380, चला गया। चंद्रयान 2 देखो इतना हो ही नहीं सकता, ये है। चंद्रयान 3 39 हो ही नहीं सकता, देखो ये है। अब यहीं पर तुमको एक और आंसर बताते हैं। जानते हो प्रभु,
जो गगनयान मिशन है भारत का, इधर देखो, जो गगनयान मिशन है भारत का, इसमें कितना मास होने की संभावना जताई जा रही है? लगभग 7000 किलो। तो 7000 किलो का मतलब 7 टन। और गगनयान जब स्पेस में अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं वो लियो ऑर्बिट में जा रहे हैं, लगभग 500 किलोमीटर की हाइट पे। अब बताओ किससे भिजवाया जाए? सर इस वाले से। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रुको, अभी भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया। और स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया अभी वो 2030 के बाद बनेगा। सुगबुगाहट शुरू हो गई है, और यहां तक सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि यूपीएससी ने 2019-20 के मेंस में भी स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया दे दिया क्वेश्चन पेपर में। अच्छा, स्पेस स्टेशन ऑफ इंडिया में माना जा रहा है लगभग 20 टन का मास होगा। और सुनो, स्पेस स्टेशन भी लियो ऑर्बिट में होते हैं, ज्यादा दूर नहीं होते हैं प्रभु, लियो ऑर्बिट में होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये लियो ऑर्बिट ज्यादा दूर नहीं है, अब बताओ 20 टन है, कौन ले जाएगा? ये भी बच्चों इसी की मदद से जाएगा। अब तुम बोल दोगे सर कैसे जा सकता है, उसकी कैपेसिटी तो 8 टन से 10 ही टन है क्या नहीं? सुनो, 3 बार में 3 टुकड़ा ले जाएगा, जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं, या 4 बार में ले जाएगा, ले जाके ऊपर जोड़ देगा। अब भी नहीं समझ में आया? दिमाग लगाओ, दिमाग। जैसे जो लिखा हूं लिखो। अब हम तुमको एक यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर कराते हैं, किताब खोलो फटाफट। चैप्टर नंबर 7, ठीक है। और मुझे साक्षात क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, और साक्षात दिख रहा है प्रभु का दर्शन। एकदम प्रभु के दर्शन हो जाने चाहिए। जरा क्वेश्चन देखिए, अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया होता तो इसका हवा भी नहीं लगता, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 2 साफ साफ कह रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देख सकते हो तुम लोग, विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किस साल का क्वेश्चन है ये? 2008। ये भी नहीं, हम तुमको 2010 के पहले दिखा रहे हैं, 11 के पहले, है ना, एकदम तुम्हारा पैटर्न। अब बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है? कह रहा है PSLV launched the satellite useful for Earth resource monitoring, whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite. फिर कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट, सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV appear to remain permanently fixed in the same position in the sky as viewed from a particular location on Earth. और तीसरा कह रहा है GSLV Mk2 is a 4-stage launch vehicle with the first and third stage using solid rocket motor and second and fourth stage using the liquid rocket engine. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? और सुनो, जो मेरा बच्चा मुझे शुरू से सुन रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी, इसका आंसर कमाल का देने वाला है, और वो मुस्कुराएगा सर, और किसी के बस का है भी नहीं। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा, किसी को लगाएगा क्या? और वैसे भी लोग करंट अफेयर्स पढ़ के जा रहे थे। इस साल का करंट अफेयर्स रहा होगा PSLV C37 या 38, और वो PSLV C37 से नहीं पूछा, कह रहा भैया बताओ PSLV क्या है, GSLV क्या है, और फिर कह रहा है ऑर्बिट क्या है, किस ऑर्बिट में भेज रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में अभी भी, तब भी आप जान लीजिए आप भी उस लायक नहीं, आप अपने ऊपर भी हंसेंगे अभी। अब देखिए, आप ही में से कुछ बच्चे क्वेश्चन पकड़ भी लेंगे और लॉजिक के साथ। चलिए आंसर शुरू करें।
पहले ये बताओ PSLV, अरे भाई उठाओ जल्दी उठाओ, है ना। PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग। PSLV सैटेलाइट को जो लॉन्च करता है वो अर्थ के रिसोर्स की मॉनिटरिंग के लिए होता है। एकदम ठीक है। PSLV सैटेलाइट लॉन्च करता है पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग होता है। रिमोट सेंसिंग जो होता है वो अर्थ रिसोर्सेस वगैरह देखता है। उत्तरे की इतना जानेंगे तब हम जोड़ पाएंगे, और क्या। अच्छा रुको अभी, जबकि वेयर एज GSLV डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजेगा और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24/7 काम करेगा और 24/7 में टेली कम्युनिकेशन आएगा। बताओ तुमको अगर ये नहीं पता कौन सा लॉन्च व्हीकल कौन सा ऑर्बिट, अगर तुमको ये नहीं पता किस ऑर्बिट में कौन सा काम, तो लॉन्च व्हीकल का काम से कैसे जोड़ पाते तुम? अब भी नहीं समझे? अरे तुम लोगों को रोज थैंक यू कहना चाहिए हमको, वो तो अभी कहने की बात कह रहे हो। नहीं, तुम लोगों को ये सब जान देख रहे हो ना मार्केट में क्या हो रहा है। तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ बनाए जा रहे हो, और हमको लग रहा हो भी शायद, क्योंकि तुम लोग पेपर देख ही नहीं रहे हो और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में तुमको यूपीएससी का पेपर दिखाया ही नहीं जा रहा है। सिर्फ मैंने ही यूपीएससी का पेपर लिखा, तुमको साफ साफ बताता हूं। ये पेपर आने के बाद भी आपको नहीं दिखाया जाता है। इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है इस कोचिंग इंडस्ट्री में। पूरे कोचिंग इंडस्ट्री का हाल है। मेरे सब्जेक्ट में तो यही है, बाकियों का पता नहीं। साइंस एनवायरमेंट दोनों का यही हाल है, आप देख लीजिएगा। सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब चलो, और थैंक गॉड दोनों क्वेश्चन, दोनों चैप्टर से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 20+ हर कोई कर सकता है अगर वो हमें सुन ले, समझ ले और मेरी किताब भी पढ़ ले। शंकर PMF 9, वो भी आज से 5 साल बाद लोगों को प्रूव हो जाएगा। रुक जाओ अभी भाई, पुराने जो निशान है ना वो इतने गहरे हैं, उसको मिटने में टाइम लगेगा। शंकर वाले रुको अभी, है कि नहीं? गहरे निशान है ना, जैसे चोट गहरा हो जाता है समय लगता है, तो वो वही चोट है जो आपको दे रहे हैं हर साल ये लोग। रुको अभी। अच्छा, तो पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? बहुत सही। दूसरा स्टेटमेंट आते हैं, सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय PSLV। सोचना, सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय PSLV, हाँ ठीक है सर, अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स इन द सेम पोजीशन इन स्काई। क्यों नो? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सामान्यतः पोल पे भेजता है। ये सब एक्सेप्शन है सर, मेन रीजन तो ये है। और जब जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेन रीजन से मारेंगे ना, एक्सेप्शन थोड़ी ना पूछ रहा है। हाँ भाई, ये बोले रवि सर अच्छे अध्यापक हैं, ठीक है सर चल जाएगा, मान लेंगे, तो बहुत मेहनती आदमी है। हम बोले केवल रवि सर एक अच्छा अध्यापक हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता, गलत है भाई, और भी ऑप्शन भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन सामान्य भाषा में पूछा रवि सर ठीक ठाक आदमी है, हाँ ठीक है ईमानदार आदमी है वो, बस बोलो हाँ। तो वही हम बात करें, जनरल इंफॉर्मेशन तो जनरल एक तरह दोगे ना, ओनली मेनली होता तब कुछ देखा जाता। क्लियर? हाँ चलेगा। तो जनरल की तरह लीजिए, जनरल ये है, जनरल ये है ना, जनरल ये है, चलेगा। अच्छा आप सुनो, तो बिल्कुल एकदम PSLV या पीयर रिमेन परमानेंटली फिक्स नहीं होता है, क्योंकि PSLV जनरली सैटेलाइट को पोलर में रखता है। अर्थ ऐसे चलता है, पोलर ऐसे चलता है, तो कैसे दोनों सेम हो सकता है कि नहीं? हो ही नहीं सकता। चलिएगा, तीसरा क्वेश्चन, दूसरा गलत पहला सही। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है GSLV MK2 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। अच्छा मतलब आगे पढ़ने नहीं दोगे हमको कि पहला तीसरा जो है सॉलिड नहीं पढ़ने दोगे? चलो भाई, पहले मुंह पकड़ लिए तुम लोग हमारा। वैसे आई एम सो हैप्पी आप समझ गए, GSLV जो है वो 3 स्टेज है, चाहे MK1 हो, चाहे MK2 हो, चाहे MK3 हो। इसका मतलब सर आप बहुत होशियारी से पढ़ाए हैं। अभी रुको, अभी बहुत चीजें और सुननी है, सुनो। हमसे किसी ने नहीं पूछा सर ये क्या स्टेज चल रहा है, ये क्या फर्स्ट स्टेज क्या से क्या है सर, ये क्या स्टेज चला रहे हैं। इसको हम समझाते हैं तुम लोगों को, एक ही तरह के पेन के 4 कैप दो। यही हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लास में। किसी के पास एक ही तरह के पेन का 4 कैप है, 4 कलर में हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, 2 हो गया, 2 और दे दो भाई उसी तरह के पेन का। तुम बच्चा हमको 4 दे दोगी? बहुत बढ़िया। 3, बहुत बढ़िया। 4 नहीं है, हमको 4 वाले लोग चाहिए। एक ही पेन के 4 कैप। अच्छा वो वही वाला पेन है, लाओ लाओ भाई लाओ। अब तुम लोग का तो कैप मिल जाएगा, नहीं तुम्हारा ज्यादा डार्क है,
ठीक है, तुम्हारा ज्यादा डार्क है, उसका ले देख लो, तुम्हारा ज्यादा है, ठीक है। हाँ, 4 एक जैसे हैं। अरे भाई इसमें कौन सा बवाल हो रहा है, रुक जाओ, है ना। ऐसा क्या है कि मतलब एकदम लॉन्च व्हीकल पे ही बैठ जाओगे, रुको अभी, है ना। कुछ लोग सोच रहे एकदम लॉन्च व्हीकल पे बैठ जाएं। चलो बहुत सही। अब सुनो, हमको एक पेन दो कैप के साथ, ये दो, चलो ये दो। अब सुनो बच्चों, इधर समझो हमको। अभी हम तुम लोग को एक बात बोले थे, क्या बोले थे कि लॉन्च व्हीकल में आधा टेंशन जो है वो किसका है, जल्दी बताओ। प्रोपेलेंट का। कुछ याद आ रहा है? अब सुनो, ऐसा है, ये मान लो लॉन्च व्हीकल है, 50% वेट उसका अपना है और 50% वेट ये 4 टंकी है, 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स में 4 प्रोपेलेंट रखे हैं 4 स्टेज के, ऐसे समझ जाओ। एक बॉक्स में नहीं रखा है, 4 अलग अलग बॉक्सेस में, और ये प्रोपेलेंट अलग अलग जलते हैं अलग अलग हाइट पर। अब ये मिलाकर तुम्हारा लॉन्च व्हीकल हो गया पूरा 100% वेट, 50% ये बॉक्स और 50% ये लॉन्च व्हीकल का अपना। कुछ समझ में आया? ये है बच्चों सैटेलाइट। इस कैप को सैटेलाइट इस पे लाद दिया गया, अब सैटेलाइट जा रहा है ऊपर। क्लियर? पहले फर्स्ट स्टेज का प्रोपेलेंट जलेगा। जब फर्स्ट स्टेज का प्रोपेलेंट जलेगा, लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को लेके मान लो 10,000 किलोमीटर पहुंच चुका है। अब ये बॉक्स का स्टेज खत्म हो चुका है, वहां से अलग हो जाएगा, वहां पे बस्ट हो जाएगा, फट फूट के खत्म हो जाएगा, फ्रिक्शन से जल बल के खत्म हो जाएगा, किसी के घर के छत पे नहीं गिरेगा। ठीक है? और अब बोलेंगे पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है, और पहले स्टेज से कंप्लीट होने के साथ आप सब समझ रहे हैं सर बॉक्स अलग हुआ है, फ्यूल खत्म हुआ है, इसका मतलब लॉन्च व्हीकल का वेट कम हुआ सर। ये एक स्ट्रैटेजी है। नीचे शुरुआत में कम नहीं कर सकते थे, लेकिन ऊपर स्टेप पे कर सकते थे। अब 10,000 के बाद अब ये 20,000 तक ये प्रोपेलेंट काम किया, ये भी फट फूट के अलग हो गया, अलग खत्म हो गया, किसी के छत पे नहीं गिरेगा। लेकिन अब लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट को लेके 20,000 किलोमीटर की हाइट तक समझ में आ रहा है। इसी तरह ये तीसरा 30,000 तक पूरा किया, अलग हो गया, और अब बचा लास्ट स्टेज, और लगाना था 36,000 किलोमीटर। सबको पता है 36,000 किलोमीटर पर सैटेलाइट को लगाने के लिए लॉन्च व्हीकल पहले सैटेलाइट को लेके कितनी स्पीड मेंटेन करेगा? 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, और इस सैटेलाइट को वहां छोड़ देगा। अब सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट में सेट हो गया है और लॉन्च व्हीकल वहां से हट जाएगा। लॉन्च व्हीकल अपनी जगह पे रहे, सैटेलाइट अपनी जगह पे रहेगा 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 रहेगा। अब इसको छोड़ो, ये अपना काम करेगा। अब इसके साथ क्या बात होगी सर? लॉन्च व्हीकल के साथ अब क्या होगा? सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है, मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। सैटेलाइट के साथ 3 बातें हो सकती हैं। सैटेलाइट के साथ 3 बातें हो सकती, सॉरी लॉन्च व्हीकल के साथ, हम ही तुमको पता है गलती से निकला, ठीक है। लॉन्च व्हीकल के साथ 3 बातें हो सकती हैं। पहला, जैसे बॉक्स जले थे वैसे लॉन्च व्हीकल भी जल जाए, फट जाए, फट जाए, खत्म हो जाए, पहला डिस्ट्रॉय हो जाए। और दूसरा ऐसा होता है कि समुद्र में गिर जाए, और तीसरा ऐसा हो सकता है कि फर्दर जमीन पर उतार के लाया जाए और फिर अगले मिशन के लिए भेजा जाए। ऐसे लॉन्च व्हीकल को हम लोग कहते हैं RLV, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो सर ये बताइए, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का भारत ने कभी कोई टेस्ट या परीक्षण किया है? हाँ, 2016 में इसरो की साइट पे जाओगे मिल जाएगा। और सुनो, इसरो की साइट पे जाओगे तो मिल जाएगा RLV TD, ऐसा कुछ लिखा हुआ। TD का मतलब होता है टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, और टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन आप लोगों में FBR में पढ़ा चुका हूं। FBR मतलब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के टाइम में छोटे लेवल पर यह टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई है, आगे हमको नहीं पता, हम भूल चुके हैं। ठीक है? तो लॉन्च व्हीकल के साथ 3 बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी 3 बातें हो सकती हैं मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है? जब भी आप RLV को करेंगे तो आपको RLV के साथ TD लिखा मिल जाएगा। ठीक है? RLV के साथ आपको TD लिखा मिल जाएगा। यह है पूरा लॉजिक, ध्यान रखिएगा। ठीक है? देखो, इसरो की साइट पे गए, RLV के साथ क्या लिखा हुआ है देख लो। हम नहीं लिख रहे, खुद ही लिख रहे हैं इसरो। इसलिए मैंने तुम लोगों से बोला था TD याद रखना। बहुत बड़ा धोखा यूपीएससी तुमको कर सकता है एग्जाम में। सिर्फ TD जैसा घटिया सा कीवर्ड्स का मतलब नहीं पता और कंफ्यूज हो जाओगे। और फिर मैं कह रहा हूं, अभी ये बार बार आएगा। आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मिला था, यहां आपको लॉन्च व्हीकल RLV में मिल रहा है, अब ये स्क्रैमजेट इंजन में आएगा। TD आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आपका क्वेश्चन बनाएगा ही 1 साल, देखना।
ये सब छोटी छोटी सी बात है, घटिया घटिया सा, लेकिन यही सब चीजों को आप गलत करके अपना लेवल और घटिया कर लेते हैं। देखो सामने लिखा है क्या, थिएटर या टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन, दिख गया, चलिएगा। और ऐसे ही तुम लोग को अभी मैं एक स्क्रैमजेट पढ़ाने वाला, उसको भी दिखा देता हूं, जो कि आगे मैं सब नहीं जाऊंगा दिखाने। ये देखो स्क्रैमजेट इंजन भी टीडी लिखा मिलेगा, हम टीडी लिखे नहीं, अभी अपने आप ही स्क्रैमजेट टीडी लिखा होगा। कहाँ है भाई स्क्रैमजेट टीडी, खोलो जल्दी। स्क्रैमजेट नहीं, हम गवर्नमेंट की साइट पे जाएंगे, ये देखो इसको जाओगे, देखोगे स्क्रैमजेट टीडी लिखा होगा। खोलो जल्दी खोलो, देखो कहीं लिखा होगा, कहाँ लिखा है, टेक्नोलॉजी, देख लो तुम लोग, देख लो। फिर मैं कह रहा हूं, तुम लोग टेक्निकल चीज को बहुत परेशान हो गए हो, और घटिया घटिया क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, यही सब पूछता है, और वहां जाके नहीं करते हो, कहते हो कि ये सब क्या है, करंट अफेयर्स है। खून जल जाता है मेरा जब एग्जाम होने के बाद सब लोग कहते हैं करंट अफेयर्स है, और जो तुम लोग पीटी 365 तो क्या क्या पढ़ते हो, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। अच्छा अब ये हो गया, अभी हम लोग बाद में आएंगे। चलो भाई 765, 555, ये पताका बीड़ी, हम लोग के गांव में तो आता था 555 पताका बीड़ी, तो हम उसी को बोलते हैं पीटी 365 पताका बीड़ी 365। ठीक है, आइए। और फिर अंत में लोग क्या करते हैं, फूंक देते हैं आग लगा के। हाँ भाई, आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा, पढ़े और एक भी ना आवे, आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाएगा। कहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाया है, अंत में यही होगा। आइए 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 आइए। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुको, अभी काफी बातें करनी है। देखो ऐसा है, मैंने आपको स्टेज ऑफ प्रोपेलेंट तो बता दिया, ठीक है, ये भी बढ़िया से ज्यादा ठीक है। अभी सुनो, यहां पे थोड़ा एक चीज और बताते हैं, थोड़ा और मस्ती वाली चीज है। ये बताओ, तुम लोग पिक्चर उच्चर देखते हो? बहुत बढ़िया। धूम देखियो, धूम 1, कौन सा एक्टर था उसमें? जॉन अब्राहम, ठीक है। और उसमें दूसरा को एक्टर कौन था? अभिषेक बच्चन, है ना, अभिषेक बच्चन, ठीक है। अब सुनो, उस मूवी में एक चीज दिखा, सुनो भाई, हम प्रोपेलेंट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, मूवी नहीं दिखा रहे हैं। मूवी के थ्रू कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ऐसे तुमको समझाएगा ही नहीं। सुनो, जॉन अब्राहम, ओहो रुको, जॉन अब्राहम उस मूवी में एक बाइक यूज करता है, और वो बाइक बहुत तेज से चलता है, और इतनी तेज से चलता है कि अभिषेक बच्चन के शुरुआत में थोड़ी देर वो मजे लेता है, और बाद में जब उसके थक जाता है, छोड़ो बेकार आदमी अभिषेक बच्चन, और उसका फिर जोर से स्पीड करके निकल लेता है, दाश, है ना, ऐसे कुछ। उसमें होता क्या, पहले तुमको एक बात बताते हैं, सुनो। उस मूवी की कहानी कुछ यहां से जुड़ी है। असल में जो हम लोग लॉन्च, अभी ये समझ में आ गया स्टेजेस ऑफ प्रोपेलेंट क्यों रखते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वेट का रिड्यूस करने का तरीका। बोलो हाँ, एकदम समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। सुनो, जो सॉलिड नेचर का प्रोपेलेंट है उसका नाम है HTPB, जो लिक्विड नेचर का प्रोपेलेंट है उसका नाम है UDMH, और जो ऑक्सीडाइजर है उसका नाम है N2O4, उसका नाम है N2O4। STPB का नाम है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। UDMH का पूरा नाम है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन, है ना। N2O4 का पूरा नाम है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, या इसको शॉर्ट में आप नॉक्स भी कह सकते हैं। ये सब जो नाम लिखा गया है बहुत टेक्निकल लिखा गया है, और एकदम आपको डराने के लिए लिखा गया है, और ये दिखाने के लिए लिखा गया है। बहुत इंटेलिजेंट टीचर आके आपको पढ़ा रहा है, बाकी इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो टीचर बहुत ईमानदार है, इसलिए साफ साफ बताता है, बच्चों को गुमराह नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, तो सर आप ये कह रहे हैं ये सब नाम हमें नहीं रटने हैं? बिल्कुल नहीं। आप बुक पढ़ोगे तो PSLB वगैरह में आपको ये सारे नाम मैंने लिखे हुए हैं, पर ये सब नाम कुछ नहीं जानने हैं। सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इसके अंदर पेट्रोल डीजल नहीं होता है भाई, ठीक है, सिर्फ ये बताने के लिए, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं था उससे, इसलिए। लेकिन जब आप PSLB वगैरह पढ़ेंगे तो ये सारे नाम मैंने वैसे लिखे जरूर हैं, और वही मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, जब PSLB पढ़ोगे तो सब लिखा है, सॉलिड HTPB, लिक्विड UDMH, ऑक्सीडाइजर N2O4, ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सारा नाम मैंने लिखा, पर इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मैं इस प्रोपेलेंट को बताकर ये बताना चाहता हूं कि ये सारे के सारे जो प्रोपेलेंट हैं वो असल में सिंथेटिक प्रोपेलेंट हैं। ये प्रकृति में पाए जाने वाले पेट्रोल डीजल नहीं है,
समझ में आएगी बात? ये क्या है? ये सिंथेटिक है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जब मैंने पीछे के लेक्चर में आप लोगों को रिसर्च, जब इसरो के रीजनल सेंटर बताए थे, उसमें मैंने आपको एलपीएससी बताया था कि नहीं बताया था? एलपीएससी वही था जो कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर था, जहां भारत के जो प्रोपेलेंट होते हैं वो वहीं बनाए जाते हैं, ठीक है ना? महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, बेंगलुरु, ये सब कल पढ़े थे तुम लोग, जब आईसैक, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, ये सब आ रहा था, उसमें एक एलपीएससी भी था। मैंने कहा रुको, एलपीएससी आगे फिर जोड़ूंगा। ये सारे के सारे प्रोपेलेंट वगैरह जो जनरल लिक्विड के हैं वहीं पर बनते हैं। वहीं पर मैंने लिखाया था एलपीएससी वो सेंटर है जहां पर भारत का अपना क्रायोजेनिक भी बनता है। 3 बार वो टॉपिक मैं बोल रहा हूं। इन सारे लेक्चर में आपको 3 बार चीजें सुनने को मिलेंगी, लेकिन आप फिर भी 1 नंबर के गधे हैं, आप घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलिएगा, अब सुनो, इसीलिए थोड़ा खून खोलता है। इधर आइए, उस मूवी में क्या दिखाया? उस मूवी में ये दिखाया बच्चों, उस मूवी में सुनो, उस मूवी में ये दिखाया है कि यहां पर समझना है, यहां पर उसमें ये दिखाया है कि जॉन अब्राहम उस मूवी में नॉक्स सिलेंडर भर रहा होता है। इसका मतलब जॉन अब्राहम को ये दिखाने की कोशिश उस डायरेक्टर ने किया कि देखो ये रॉकेट वाला प्रोपेलेंट बढ़ रहा है, और ये वो वाला भर रहा है जो सेकंड में किलोमीटर में जाता है, ठीक है ना? बताओ, अगर कोई 8.1 किलोमीटर पर सेकंड में निकल रहा हो, 1 सेकंड में 8 किलोमीटर, उसका कोई पीछा कर पाएगा बाइक वाला? बस वही कहानी थी। यानी उस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई थी रियलिटी की, कि देखो ये जॉन अब्राहम एक फ्यूल इंजीनियर है और एक चोर है, हीरा चुरा रहा है, और जब वो भाग रहा है तो वो रॉकेट वाले प्रोपेलेंट्स को यूज कर बाइक में लगा रहा है, और इतनी स्पीड से भाग रहा है जहां उसकी कोई भी पीछा नहीं कर सकता है। Did you understand? यही चीज मैं बता रहा था, उस मूवी में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, रॉकेट्स वाले प्रोपेलेंट्स की। और अगली बार देखिएगा धूम 1, उसमें आपको ये सिलेंडर फिट करता दिख जाएगा वो बंदा। बताओ, इंडियन मूवीज में ऐसा नहीं है सब कुछ हवाबाजी होती है, कुछ चीजें ठीक ठाक भी दिखाई जाती हैं। 1 मिनट, कुछ चीजें, थैंक गॉड आप समझ गए, है ना? बाकी तो अभी हम लोग प्यार मोहब्बत के ऊपर जा ही नहीं पाए हैं। देख रहे हो बाकी लोग क्या भेज रहे हैं, ओफ आयरन मैन तो क्या क्या दिखा रहे हैं, ओफ। हम लोग का बस चले तो अंतरिक्ष में जाके हीरो हीरोइन का शादी करा दें, जो मतलब हम लोग का माहौल है कि नहीं? चलिएगा, क्या मतलब। अच्छा चलो, अभी थोड़ा एक चीज पे बात करनी है। किस पे? जीएसएलवी पे। और सुनो 1 मिनट, जो अभी तुम लोग बच्चों यहां देख रहे थे, ये देखो, जो यहां देख रहे थे, ये देखो, ये देखो, ये जो तुम लोग यहां देखे हो, अंत में मैं बता दूं, अरे भाई ये आपका पूरा का पूरा जो कहानी मैंने बताई है ना, ये कहानी, कुछ समझ रहे हो क्या है ये कहानी? ये जो पूरी कहानी जो तुम लोग देख रहे हो, देखो कहानी, ये पूरी कहानी जो तुम लोग देख रहे हो, ये पूरी कहानी है किसकी? भूल गए तुम लोग? 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल की। शायद दिमाग से उतर गया। ये पूरा 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, जीएसएलवी MK3। अभी भी नहीं याद आया? ये देखो क्या लिखे थे, 5th जनरेशन, याद आया? ये देखो, मैं यही बता रहा हूं 5th जनरेशन, ठीक है? ये मैं बता रहा हूं, ये मैं वहां समझा रहा हूं। भूल मत जाना हम लोग कहां तक पहुंच गए हैं। क्लियर एवरीवन? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अभी रुको, एक चीज और कर लेते हैं लास्ट। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में तो हमने कुछ बात ही नहीं की, और क्रायोजेनिक इंजन पे एक बार यूपीएससी के पीटी का क्वेश्चन भी आया। इवन जब आप बुक देखोगे तो मैंने क्रायोजेनिक तकनीकी को कहां कहां यूज कर सकते, एक बॉक्स बना के आपकी किताब में सारा लिस्ट भी लिखा है, और इस पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन तक पूछा है, ठीक है? अगर आप पेपर में जाइए चैप्टर नंबर 7 के लास्ट में, तो देखो आपको इसमें क्रायोजेनिक का कहां कहां यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको समझ में आ जाएगा, पर वो आज से 25 साल पहले का क्वेश्चन है, 1999 का, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना? और मैंने जानकर ये चीज दे दी, एक बार आप लोग उस लिस्ट को देख लेना, क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहां कहां प्रयोग में लाया जाता है, किस किस जगह पर, ठीक है? अब यहीं पर हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, पहले लिखो जीएसएलवी, अलग से हेडिंग डालो, जीएसएलवी बच्चों अलग से हेडिंग डालो। लिखो, फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ जीएसएलवी आर सिमिलर टू पीएसएलवी। जीएसएलवी के प्रथम 2 चरण जो हैं
वो PSLV की तरह ही हैं। ओके, एकदम सही बात है। फर्स्ट टू स्टेज ऑफ GSLV आर सिमिलर टू PSLV। हाँ सर, आप सही बोल रहे हैं। जो GSLV के पहले दो चरण हैं SL और ये PSLV में भी वही होते हैं। बिल्कुल भाई, SL यूज किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? बट थर्ड स्टेज इज टोटली डिफरेंट, दैट इज क्रायोजेनिक। बट थर्ड स्टेज इज टोटली डिफरेंट, दैट इज क्रायोजेनिक। बट थर्ड स्टेज इज टोटली डिफरेंट, दैट इज क्रायोजेनिक। ओके, लेकिन किंतु थर्ड जो पीढ़ी है, जनरेशन है ना, स्टेज जो चरण है वो पूरा PSLV से अलग है। ठीक है, दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज। इसी को क्रायोजेनिक चरण कहते हैं, क्रायोजेनिक स्टेज कहते हैं। लिख लो, दैट इज क्रायोजेनिक स्टेज। ठीक है, तो पहले तो मैंने भूमिका बना दिया भैया कैसे अलग है, क्योंकि यहां पे कुछ क्रायोजेनिक टाइप का यूज हो रहा है। अब लिखो, क्रायोजेनिक इज अ लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक शब्द कम टेम्परेचर को बताता है, जैसे पायरो शब्द अधिक टेम्परेचर को बताता है। हम लोग बायोमास गैसिफिकेशन में पैरालिसिस में पढ़े थे, याद आ रहा है? वैसे यहां पर क्रायो मींस लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी, या क्रायो इज अ लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो क्रायो कम तापमान पर आधारित तकनीकी है। क्रायो इज अ लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखो, विद इन अ क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट, देखो विद इन अ क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट है ना, किसी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट में, है ना, विद इन अ क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन, इसको मैं लिख रहा हूं LH2, लिक्विड हाइड्रोजन, है ना, लिक्विड हाइड्रोजन, बस दो ही चाहिए हमको, है ना, रुक जाओ जाओ, है ना, लिक्विड हाइड्रोजन, है ना, यूज्ड एज फ्यूल, लिक्विड हाइड्रोजन यूज्ड एज फ्यूल, है ना। तो क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट में लिक्विड हाइड्रोजन एक फ्यूल की तरह यूज किया जाता है ना। लिक्विड हाइड्रोजन यूज एज अ फ्यूल एट -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है ना। तो लिक्विड हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल या ईंधन की तरह -253 डिग्री सेल्सियस पे यूज किया जाता है। ठीक है, और एंड लिक्विड ऑक्सीजन यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजर, और यहीं पर लिक्विड ऑक्सीजन को एक ऑक्सीडाइजर की तरह, ऑक्सीडाइजर मतलब जो जलने में मदद करता है ना, एज एन ऑक्सीडाइजर एट -183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, and liquid oxygen used as an oxidizer at -183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जहां लिक्विड हाइड्रोजन हम फ्यूल की तरह यूज कर रहे हैं -253 पर, और यहां पर लिक्विड ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीजन कंपाउंड जो फ्यूल को जलाएगा -183 पर। देखो ऐसा है, इतने कम टेम्परेचर पे जो गैस होगा वो लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है। नहीं समझे? टेम्परेचर कम करोगे तो गैस कंडेंस होकर क्या बन जाएगा बच्चा? लिक्विड। और याद करो पीछे हम तुमको बताए थे गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल ठीक नहीं है। हमारा 615 करोड़ रुपया चंद्रयान 3 बर्बाद हो जाएगा, वो भी GSLV से गया है। रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग क्रायोजेनिक इंजन लगा लेते हैं। जो क्रायोजेनिक इंजन कम भार का है और अधिक एनर्जी वाला है, जिससे 4000 किलोग्राम GTO में ले जाना बहुत आसान होगा, और 8000 10,000 जो होगा वो लियो में ले जाना बहुत आसान होगा। ये क्रायोजेनिक इंजन की देन है। क्रायोजेनिक इंजन नहीं होता तो आज हम लोग किसी लायक नहीं थे। ये चंद्रयान 3 से सिर्फ एक घर में बैठ के एक सपना देख रहे होते। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये सारे अब यहीं पर मैं तुम लोगों को एक दो फैक्ट बताऊंगा जो थोड़ा जरूरी है। देखो हम लोग जब पीछे बात कर रहे थे यहां पर, तो हमने बोला भाई देखो ऐसा है कि जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 गया है वो किससे गया है? GSLV से गया। इनके नाम है और मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इंटरनेट से बहुत फायदा होता है। ठीक है, और ये मैं आपको दिखाऊंगा फायदे वाली नॉलेज, फालतू चीज नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे लोग कंफ्यूज भी तो होते हैं कि क्या है क्या नहीं है। GSLV इसरो डाल दो। अब हम तुमको GSLV के 6 GSLV दिखाते हैं, और GSLV का नया नाम LVM-3। देखो मैंने जो खोला है वो गवर्नमेंट की साइट खोली इसरो पे। आपको LVM-3 की सारी लिस्ट दिखाता हूं, लिस्ट ऑफ LVM-3। कुल 6 LVM आपको मिलेंगे। ये देखो, ये बच्चों लिस्ट है आपके सामने, आप देख सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, 6 नहीं सॉरी 7 है। ठीक है, सुनो, पर हमें बात कौन सी करनी है समझो। हमें बात करनी है पहला LVM-3M1,
क्यों भैया? चंद्रयान 2। और अगली बात करनी क्या है? LVM 3M4 चंद्रयान 3। और सुनो, इसके बाद तो कोई नया अपडेट भी नहीं आया है। तो लास्ट अपडेट आज पढ़ाते पढ़ाते यहां तक है, और कल को जब कुछ होगा करंट अफेयर्स तो आप जानते हैं 3rd रवि सर आज तक का कर लीजिए, और अगर कुछ मान लीजिए कुछ आगे आता भी है तो 3rd रवि सर हैं, आप टेंशन न लो, हम आएंगे, जरूर आएंगे, बस सांस चलती रहे हमारी, हम जरूर आएंगे अपने बच्चों के लिए, टेंशन न लो। भले तुम लोग अंत में कहोगे करंट अफेयर्स आ गया, लेकिन हम आएंगे जरूर, टेंशन न लो। नहीं समझ में आया? हाँ बस तुम लोग भगवान से इतना मनाओ रवि सर का स्वास्थ्य बढ़िया रहे, हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं। बोलो हाँ, और क्या। अरे जी हम बाई चॉइस टीचर बने हैं, बाई फोर्स ऐसा नहीं, हमारे पास कमाई का जरिया नहीं था, है कि नहीं। आराम से आयरलैंड में था, यूरो में कमाता था, 1.5 करोड़ रुपए सैलरी थी। देख रहे, 1.5 करोड़ रुपए समझती बच्चा। हमारे चलो कुछ पढ़ाते उड़ाते हैं, पिताजी तैयार नहीं हुआ, नहीं तो आज हम आयरलैंड में रहते, बढ़िया इस समय कॉफी पी रहे होते और झरने पे घूम रहे होते हैं। अच्छा वो सर साइज बड़ा कर दो, ये सब में क्या है, सब पढ़ लेना है, सब फैक्ट पैटर्न तुमको लिखाएंगे, हम बोले सब देव के कर लेना, और क्या है सब क्या। अभी भी हमारे सब दोस्त कहते हैं फालतू में चले गए तुम, होते रात को घूमा जाता। पिताजी के दोस्त यहां ठहरे, हमारे दोस्त सब बाहर हैं, अब हम पिताजी के दोस्त से करें फंस गए, है कि नहीं, हमारे दोस्त सब छूट गए। क्या बोले, कुछ है, परिवार का भी तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मेरे को उनकी जरूरत थी उन्होंने समय दिया, अब उनको मेरी जरूरत है तो फिर गलत बात है ना, हम छोड़ के निकल जाए, है कि नहीं। चलिएगा, या माता जी भी होती तो थोड़ा बढ़िया था, वो भी देखो भी नहीं है, अब अकेले उनको कैसे छोड़ा जाए, भी दिक्कत है। चलिए, अरे चलो हो गया बच्चों, अभी हम इमोशनल हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया एग्जाम, है ना। ये सब देखो, ये सब इतना पीछे उछे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। एक देखो, एक दो फैक्ट थोड़ा ना मैं स्टैंडर्ड में लिखाना चाहूँ, स्टैंडर्ड फैक्ट। ये तो GSLV MK3 वाले, सुनो, भारत ने इधर से हो, भारत ने जो GSLV की शुरुआत की, इधर है ना बच्चों, इधर देखो, भारत ने जो GSLV की शुरुआत की, भारत की कहानी, भारत ने पहला GSLV यूज किया बच्चा 2001 में, बताओ। अच्छा ओ सॉरी है ना, नहीं हम क्या कह रहे हैं, है ना, कोई गया है तो आपकी किस्मत, इधर आइए, है ना। हाँ हम समझ रहे हैं, है ना, आइए। 2001 में 2001 में सुनो, 2001 में भारत का पहला GSLV है, उसका नाम है बच्चा GSLV D1। GSLV, एक मिनट गड़बड़ हो गया, बहुत बड़ा गड़बड़, रुक जाओ, सोचने तो पहले। हाँ एकदम सही है, GSLV D1। तो सर भारत अपने GSLV की शुरुआत 2001 से कर रहा है, और जिस GSLV के अंदर भारत ने क्रायोजेनिक इंजन लगाया था, पर याद रखना ये क्रायोजेनिक इंजन हमारा वाला नहीं है, ये रूस वाला है, अभी समझना। और इसकी मदद से हम लोगों ने GSAT-1 सैटेलाइट को रखा था, और ये हमारा फर्स्ट GSLV, ओवरऑल फर्स्ट, ऐसे समझ जाओ। लेकिन हाँ एक बात बता दूं, इसमें रशियन क्रायोजेनिक इंजन लगा था, एक स्टैंडर्ड फैक्ट दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद बहुत भेजेगा, लेकिन 2014 में एक फिर इतिहास रचा गया, GSLV D5 को यूज किया गया, और इसकी मदद से GSAT-14 को लगाया गया। और सबसे बड़ी खूबसूरती, फर्स्टली इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली यूज। ओ अच्छा, वही जो अभी आप बता रहे थे LP-80 वाला, वो LP-80 में जो पहला क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है ना, उसको यहां लगाएगा सफलतापूर्वक, यस। तो सर इसके पहले क्या और ट्रायल हुआ था? हाँ हुआ था। तो सर वो फेल हुआ था? हाँ हुआ था। तो GSLV, हाँ ये हो गया हमारे देश का ऐसा पहला लॉन्च व्हीकल जिसमें हमने भारतीय लॉन्च क्रायोजेनिक इंजन लगाया है सफलतापूर्वक। इसके पहले वाले जो लगाए थे फेल हुए थे, तो पहला सफल ये हुआ। ये सब देखो हम निकाल के तुमको बता रहे हैं कहां अच्छे इंफॉर्मेशन हैं। यही चीज होती है अध्यापकों की जरूरत बच्चों को, लेकिन आजकल के बच्चे तो बिना अध्यापक के ही IAS बन जाते हैं।
बिना टीचर के, बिना किताब के, बिना क्लास के, है ना, वो जो एक नया वाला सिस्टम चल रहा है। हमने कभी कोचिंग नहीं किया, हमने कभी किताब नहीं पढ़ी, है ना, हमने 40 पन्ने का नोट्स पढ़ के घंटे में IAS बन गए। चलो अब बच्चों, अब मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूं, जितना मुझे कराना था GSLE PSLE खूब दो के कराया हूं। अभी इसमें 2 चीजें और हैं, लेकिन वो 2 चीजें मैं यहां नहीं पढ़ाता हूं, आपको बुक में भी दिखेगा। SSLB NGLB जब पहले खत्म हो जाएगा सब कुछ तो उसमें एड ऑन करेंगे। क्लियर? रुक जाओ, अभी क्या नहीं पढ़ा रहा हूं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV, ये 2 अभी बाद में बताऊंगा, रुको अभी। डन। अब हम लोग पहुंचते हैं जेट इंजन टेक्नोलॉजी। जेट इंजन टेक्नोलॉजी, ये बहुत मजेदार टॉपिक है। ऑनलाइन वाले भी सब एकदम झूम ही जाएंगे, भगवान मालिक, अगर लोग पढ़ना चाहेंगे तो झूम जाएंगे, टाइम पास करेंगे तो नहीं। ओके, सुनो बच्चों, जेट इंजन टेक्नोलॉजी। पहले तो मुझे कुछ ये बताने दो कि मेन हेडिंग होगी जेट इंजन टेक्नोलॉजी, ठीक है, एकदम जेट इंजन टेक्नोलॉजी। देखो एक होता है जेट प्लेन, समझो जरा, तो ठीक है, जो जेट प्लेन है उसमें जेट इंजन है, ऐसे समझो। और एक होता है नॉर्मल प्लेन जिसमें हम लोग जाते हैं। तो जो नॉर्मल प्लेन होता है उसको तुम कन्वेंशनल बोल लो या कमर्शियल बोल लो, ठीक है, ऐसे सुनो। चलो मेन हेडिंग ये है, अब हम एक सब हेडिंग में एक डिफरेंस बताते हैं। पहला, कन्वेंशनल प्लेन या कॉमर्शियल प्लेन। तो कन्वेंशनल प्लेन या कॉमर्शियल प्लेन, ये हो गया बच्चों पहला कंसेप्ट। और दूसरी तरफ हो गया जेट प्लेन। तो एक हो गया कन्वेंशनल प्लेन या कॉमर्शियल प्लेन और दूसरा हो गया जेट प्लेन। पहले इसको समझते हैं। सो कन्वेंशनल प्लेन या कमर्शियल प्लेन और जेट प्लेन, याद रखना, कन्वेंशनल कमर्शियल प्लेन वो जिसमें हम लोग जाते हैं और जेट प्लेन वो जिसपे हम लोग नहीं जाते हैं। बस ये हो गया एक जनरल कंसेप्ट, एकदम लोकल तरीके से समझने के लिए। इसका मतलब सर आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं जेट प्लेन इंसानों यात्रियों के लिए नहीं होते हैं। मैं एक्चुअली ये आपको लॉजिक देना चाह रहा था। एवरीबॉडी क्लियर? तो सर हमने भी देखा कि हम लोग को भी जो प्लेन उड़ता है उसे बगल दो तो ऐसे पंखा होता है, घूम रहा होता है, लेकिन वो टेम्पररी है। परमानेंट जेट प्लेन कुछ अलग ही होगा, घबराओ नहीं, एकदम वीडियो पिक्चर दे दे के दिखाऊंगा, बढ़िया से कराऊंगा। सुनो, 2 क्वेश्चन आया है, एक बार आवे तो चलो मान लो गलती से आया है, और 2 बार आया है तो जान लो उसकी आदत है। सुनो, दोनों स्टैटिक है, एक भी करंट नहीं है।